towards second mineral which is phosphate. ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि बॉडी के अंदर फॉस्फेट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि फॉस्फेट की हाई और लो कंसंट्रेशन किन किन पैरामीटर्स के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है। सो फॉस्फेट आपके पास, एक तो मैं यहाँ पे इसका जो पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ये आपके बायोलॉजिकल बफर्स में भी यूज होता है। आपको पता है ना कि ब्लड के पास या हमारे डिफरेंट जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, ये बॉडी फ्लूइड्स पीएच की जो रेंज है उसको एक नैरो रेंज के अंदर सेट करते हैं, यानी पीएच जो है वो ना तो ज्यादा कम होती है और ना ही हाई होती है, एक नैरो रेंज के अंदर वो चेंज होती रहती है। और ये एक्चुअली किस वजह से होती है, बिकॉज हमारी जितने भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया या जितने भी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं उनके पास कोई ना कोई बफरिंग प्रोटीन या बफरिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ब्लड बफर्स की बात करें तो ब्लड में ये फॉस्फेट एक इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम है जो कि ब्लड में एसिड और बेस के बैलेंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा और भी मल्टीपल बफर्स हैं, सम प्रोटीन्स की भी बफरिंग कैपेसिटीज हैं। इसी तरह से आपके पास जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, वो भी बफर सिस्टम जो है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन फॉस्फेट डिपेंडेंट या फॉस्फेट पे बेस्ड बफर सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि फॉस्फेट की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर होनी चाहिए ताकि उसके अंदर जो एसिडोसिस या एल्कलोसिस की कंडीशंस हैं वो क्या हो सके, रीस्टोर हो सके, उनको किसी तरह से जो है वो नॉर्मल कंडीशन की तरफ शिफ्ट किया जा सके। सो बायोलॉजिकल बफर्स के अलावा आपने कुछ एंजाइम्स पढ़े होंगे और जो बच्चे अभी एंजाइमोलॉजी पढ़ रहे हैं या आगे जाके पढ़ेंगे वो इस चीज को देखेंगे। प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स हैं जिनकी रेगुलेशन के लिए फॉस्फेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक देयर आर सम एंजाइम्स जिनकी जब फॉस्फोराइलेशन करवाई जाती है तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत से ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि फॉस्फोराइलेशन करवाने पे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। सो ये जो फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट है किसी प्रोटीन के ऊपर, ये उस प्रोटीन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लेके आती है, ठीक है। और उन कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से वो प्रोटीन अपनी एक्टिव या इनएक्टिव फॉर्म को अडॉप्ट करती है। सो फॉस्फेट का ना सिर्फ बफर सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल है बल्कि इसके अलावा आपकी जो प्रोटीन्स हैं, आपकी जो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें पर्टिकुलरली मैंने कैटालिटिक प्रोटीन्स या एंजाइम्स की बात की है, उनकी एक्टिवेशन या सुप्रेशन में भी फॉस्फेट यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की बात करते हैं, जैसे अभी जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स पढ़ के आए हैं बच्चे, वहां पे उन्होंने देखा है कि ये फॉस्फेट ग्रुप समटाइम्स आपकी जो सेल मेम्ब्रेन की लिपिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं उनके साथ भी अटैच होते हैं, जिनको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स या फॉस्फोप्रोटीन्स, ठीक है। सो डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं जिसमें फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, मेम्ब्रेन लिपिड्स आ जाते हैं, उनके साथ भी ये फॉस्फेट अटैच होता है। इट मींस कि सेल टू सेल फॉस्फेट्स की रिक्वायरमेंट वेरी करती है। कुछ सेल्स को फॉस्फेट चाहिए बिकॉज उसने उस फॉस्फेट को बफर सिस्टम के तौर पे यूज करना है। कुछ सेल्स को फॉस्फेट चाहिए बिकॉज उसके थ्रू उन्होंने अपनी जो एंजाइम्स हैं उनको रेगुलेट करना है, उनको एक्टिव या सुप्रेस करना है। और कुछ सेल्स के अंदर, बल्कि मोस्ट ऑफ द सेल्स, ऑलमोस्ट सारे सेल्स के अंदर ये जो फॉस्फेट है ये इन दी फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो सेल की मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर है उसको भी बनाता है, ठीक है। सो फॉस्फेट जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है। अब इस फॉस्फेट को अगर हम लोग चेक करें, आपने सप्रेशन क्या बताया था, किस चीज का सप्रेशन होता है? प्रोटीन्स का मैंने बताया था या एंजाइम्स का। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव होते हैं और कुछ सुप्रेस हो जाते हैं, डिपेंड करता है एंजाइम टू एंजाइम। ओके, अब अगर आप लिविंग सिस्टम के अंदर इस फॉस्फेट के जो स्टोर्स हैं, फॉस्फेट कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है, नॉर्मल कितनी कंसंट्रेशन है, उस सब को एनालाइज करो तो आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हो कि एक पर्सन के अंदर नॉर्मली एक दिन के अंदर हम लोग अगर डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो हम 40 मिलीमोल जो है ये नॉर्मली फॉस्फेट का इंटेक करते हैं एक दिन, ठीक है। इसमें से आपके पास कुछ अमाउंट ऐसी है जो कि इन डिफरेंट आगे आपके जो स्टोर्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लाइक ये स्टोर्स अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेंगे। लाइक डेली सोर्सेज से जो 40 मिलीमोल फॉस्फेट आप इंटेक करते हो उसमें से कुछ
कुछ अमाउंट आपकी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, कुछ आपके टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती है, इसी तरह से कुछ प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है जहाँ पे वो बफर सिस्टम के तौर पे एक्ट करती है। और ये नॉर्मल कंसंट्रेशन, इट डजंट मीन कि ये कंसंट्रेशन उन्होंने एक ही दिन में अचीव की है, बोन ने या सॉफ्ट बोन ने या प्लाज्मा ने एक ही दिन में फॉस्फेट की इतनी कंसंट्रेशन अचीव की है। पॉइंट इज कि इनके ये नॉर्मल स्टोर्स हैं। नॉर्मल मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो यहाँ पे हो सकती है वो कितनी है? बोन्स की अगर आप बात करें तो ये आपके पास 17,000 मिलीमोल है, इसी तरह से सॉफ्ट टिश्यूज में 3,000 मिलीमोल है और प्लाज्मा के अंदर 1 मिलीमोल पर लीटर है। सो अगर इनमें से किसी स्टोर की कंसंट्रेशन कम होती है तो वो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में से इस फॉस्फेट को अपटेक करेगा और अपने स्टोर्स को रिप्लेनिश करेगा। ठीक है, सो जो डेली डाइटरी सोर्सेज हैं उसके थ्रू अगर सपोज बोन ने फॉस्फेट को यूज कर लिया है बोन्स की सिंथेसिस के प्रोसेस में, या आपके टिश्यूज ने फॉस्फेट को यूज कर लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बायोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो जो स्टोर्स में कमी आएगी, जो उनकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, उसको वो डाइटरी सोर्सेज से क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। और अगर इन सोर्सेज में कहीं पे भी फॉस्फेट की जरूरत नहीं है तो जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट है वो बॉडी से बाहर रिलीज भी हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ये है जो कि पर डे रिलीज हो सकती है। सो इट मींस कि आपकी बॉडी के अंदर इस फॉस्फेट की या इस मिनरल की जो कंसंट्रेशन है वो डेली बेसिस पे आप उसको इनटेक कर रहे हो और आपके जो डिफरेंट स्टोर्स हैं वो उसको अपनी जरूरत के मुताबिक क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। सो ये जो वैल्यूज हैं ये चेंज हो सकती हैं। लाइक आपकी जो यूरिन के अंदर एक्सक्रीशन है वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, और वो डिपेंड करेगी कि आपकी बॉडी के स्टोर्स उसको कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनको कितनी फॉस्फेट की जरूरत है। और इसी तरह से जो आपकी एब्जॉर्प्शन है ब्लड के अंदर वो भी डिपेंड करेगी कि 40 मिलीमोल पर डे की जो अमाउंट हम इनटेक करते हैं उसमें से कितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। अगर सारे स्टोर्स पूरी तरह से फॉस्फेट जितना उनको चाहिए वो उन्होंने एब्जॉर्ब किया हुआ है तो इट मींस कि आप यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में कमी आ जाएगी, बिकॉज पहले से ही बॉडी के अंदर फॉस्फेट के सिग्निफिकेंट स्टोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो अब फर्दर एब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। ठीक है, सो ये वैल्यूज जो हैं ये डायनामिक हैं, ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। ओके, अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, ये डायनामिक जो है ये वैल्यूज यहाँ पे बताई गई हैं, तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि चेंज कर सकती हैं फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को? पहला रेगुलेटर आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे कि दिस इज द सेम हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, जो कि आपने कैल्शियम होमियोस्टेसिस में ऑब्जर्व किया था। वहां पे कैल्शियम की कंसंट्रेशन जब लो होती थी तो पैराथायराइड ग्लैंड्स पीटीएच को रिलीज करते थे, और ये पीटीएच जो है वो 3 से 4 डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू कैल्शियम कंसंट्रेशन को रीस्टोर करता है। याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब यहाँ पे आप लोगों का जो एक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जब फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को मैनेज करना होता है तो फॉस्फेट के लिए यहाँ पे जो आपकी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है ये उसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। यानी जब भी आपके पास पैराथायराइड हार्मोन प्रेजेंट होगा तो ये कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन को तो एक्टिव करता है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि मैक्सिमम कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन करवाता है कि जितना ज्यादा कैल्शियम रीएब्जॉर्ब हो सकता है उसको रीएब्जॉर्ब करना। लेकिन पीटीएच का फॉस्फेट के ऊपर क्या इफेक्ट है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो तो ये फॉस्फेट के रीएब्जॉर्प्शन को कम करता है, तो ये प्रेफर करेगा कि मैक्सिमम ऑफ फॉस्फेट को क्या कर दिया जाए? रिलीज कर दिया जाए। एक अपने माइंड में ये चीज रखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने किसी एक फ्लो चार्ट में ये डिस्कस भी किया था, आई थिंक सो, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म, मुझे एग्जैक्ट लेक्चर तो याद नहीं है, लेकिन वहां पे एक फ्लो चार्ट मैंने बताया था, उसका ये कंक्लूजन था कि जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होती है तो उस टाइम पे फॉस्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इन दोनों का ऑपोजिट या इनवर्स रिलेशनशिप है। शायद वो एक बार लेक्चर जो है उसको देख लीजिएगा और बाकियों को भी इन्फॉर्म करें। तो यहाँ पे एक चीज आपने माइंड में रखना है कि आपका जो कैल्शियम और फॉस्फेट ये दोनों मिनरल्स है ना, ये इनवर्स रिलेशनशिप है इनका। जब आपके कैल्शियम के स्टोर्स कम होना शुरू होते हैं तो उस टाइम पे आपके फॉस्फेट के स्टोर्स क्या हो जाते हैं?
इंक्रीज हो जाते हैं। सो यहाँ पे भी आप उस रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर सकते हो कि सेम हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन, लेकिन ये किडनी के ट्यूब्यूल्स को दो मिनरल्स के लिए डिफरेंटली इफेक्ट करता है। ट्यूब्यूलर सेल्स में कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है ताकि मैक्सिमम ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके और ब्लड में आ सके, और दूसरी तरफ फॉस्फेट के रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, फॉस्फेट के रीएब्जॉर्प्शन को कम करता है, इट मींस कि मैक्सिमम ऑफ फॉस्फेट को क्या करवाना शुरू कर देता है, एक्सक्रीट करवाना शुरू कर देता है। और ऐसा क्यों है, बिकॉज अगर ये दोनों मिनरल्स को एग्जिस्ट करें, इकट्ठे एग्जिस्ट करें, तो ये आपस में रिएक्ट करके स्टोन्स बना सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, इसीलिए बॉडी में जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो फॉस्फेट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जब फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। यानी ये दोनों बेशक सेम हार्मोन्स इन्हें रेगुलेट करते हैं, लेकिन वो हार्मोन्स क्या करते हैं, ऑपोजिटली रिएक्ट करते हैं, ताकि इन दोनों की कंसंट्रेशन इकट्ठे बिल्डअप ना हो, बिकॉज अगर इकट्ठे बिल्डअप हो गई तो स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। सो जब भी अब हमने पीटीएच को देखना है विद रिस्पेक्ट टू फॉस्फेट, तो जितना ज्यादा पीटीएच होगा उतना ज्यादा आपका फॉस्फेट क्या होगा, रिलीज होगा। जबकि कैल्शियम के केस में हमने देखा था कि जितना ज्यादा पीटीएच होगा उतना आपका कैल्शियम रीअब्सॉर्ब होगा। ठीक है, ये पॉइंट माइंड में रखिएगा। ओके, अब हम इस फॉस्फेट की हाई और लो कंसंट्रेशन और किन किन कंडीशंस में ये हाई होता है और लो होता है इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम बोन की जो डिजीजेस है उसको रिलेट करेंगे विद दीज मिनरल्स। सो अगर आपके पास जो है वो सपोज कंडीशंस हैं जब फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपरफॉस्फेटीमिया, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अगर फॉस्फेट की कंसंट्रेशन एग्जिस्ट करती है, हाई कंसंट्रेशन एग्जिस्ट करती है, तो ऑब्वियसली ये जो कैल्शियम की नॉर्मल कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ये उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट्स बना सकती है जो स्टोन्स किडनी में एक्यूमुलेट हो सकते हैं या सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर भी एक्यूमुलेट हो सकते हैं। ठीक है, सो परसिस्टेंटली अगर आपकी फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इट मींस कि कैल्शियम विल रिएक्ट विद फॉस्फेट एंड विल मेक स्टोन्स। अब किन किन कंडीशंस में आपकी सीरम फॉस्फेट कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है? नॉर्मली तो पीटीएच इस कंसंट्रेशन को हाई नहीं होने देता, पीटीएच कैल्शियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को कम रखता है। लेकिन देयर आर सम कंडीशंस जब आपके पास पैराथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म, रीनल फेलियर या फिर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन या एसिडोसिस की कंडीशंस है, ये वो 4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हाइपरफॉस्फेटीमिया डेवलप हो सकती है। लाइक रीनल डिजीजेस का क्या इफेक्ट हो सकता है कि अगर किडनी में कोई डिजीज है और किडनी फॉस्फेट को रिलीज नहीं कर पा रही, फॉस्फेट रिलीज का जो प्रोसेस है वो रुक गया है, इट मींस फॉस्फेट एक्यूमुलेट होंगे, हाइपरफॉस्फेटीमिया डेवलप होगा और इस हाइपरफॉस्फेटीमिया की वजह से कैल्शियम फॉस्फेट्स डिपॉजिट्स बनेंगे। ये एक कंडीशन हो गई। इसी तरह से आपके पास अगर हाइपोपैराथायराइडिज्म है व्हिच मींस लो प्रोडक्शन ऑफ पीटीएच, तो अभी हमने देखा है कि जितना पीटीएच है इसका मतलब है उतना ज्यादा फॉस्फेट रिलीज होगा, उतना ज्यादा फॉस्फेट बॉडी से बाहर जाएगा, बिकॉज पीटीएच जाके कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, सॉरी फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, मिनिमाइज करता है और मैक्सिमम ऑफ फॉस्फेट को रिलीज करवाता है फ्रॉम किडनीज। सो अगर आपके पास पीटीएच की सिक्रीशन कम है बिकॉज ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म, कोई भी ऐसी डिजीज है जिसने पैराथायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस को कम कर दिया है, पीटीएच की प्रोडक्शन को कम कर दिया है, तो इसका एंड इफेक्ट क्या होगा, फॉस्फेट का रिलीज कम हो जाएगा और अल्टीमेटली वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। थर्ड कंडीशन है रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि नॉर्मली हमने भी यहाँ पे देखा है कि आपकी डिफरेंट स्टोर्स हैं जहाँ पे फॉस्फेट रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। अगर यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होता, सपोज बोन्स अपना फॉस्फेट रिलीज करना शुरू कर देते हैं, टिश्यूज में फॉस्फेट जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो अल्टीमेटली इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आने की वजह से भी सीरम फॉस्फेट कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, और अगर सीरम फॉस्फेट कंसंट्रेशन बढ़ी तो इट मींस कि कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट
बन सकता है। एंड लास्ट कंडीशन इज एसिडोसिस। एसिडोसिस में आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में एक पॉइंट बताया था कि जो कैल्शियम बॉन्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम नॉर्मली जो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है, सपोज ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ठीक है, एल्ब्यूमिन के ऊपर कुछ नेगेटिव चार्जेस होते हैं जिनकी वजह से कैल्शियम इस प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। अब एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्जेस डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम इसके साथ बाइंड नहीं कर सकती और आपके पास अनबाउंड कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाती है, ज्यादा होना शुरू हो जाती है। सो अगर ये अनबाउंड कैल्शियम कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो दिस कैल्शियम ये क्या करेगा, स्टोन फॉर्मेशन में यूज हो सकता है। सो एसिडोसिस भी इनडायरेक्टली कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा के कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट के चांसेस क्या हाई कर सकती है, ठीक है। सो ये 3 से 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट्स बन सकते हैं या हाइपर फॉस्फेटेमिया डेवलप हो सकती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देखें हाइपोफॉस्फेटेमिया, जब फॉस्फेट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, बहुत लो है, सीरम के अंदर जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होनी चाहिए उससे भी कम, जैसे आप अगर यहाँ पे देखते हो तो लेस देन 0.3 मिलीमोल पर लीटर अगर कंसंट्रेशन है तो ये इंडिकेशन है जिसकी हाइपोफॉस्फेटेमिया, ठीक है। ऑब्वियसली अगर फॉस्फेट की कंसंट्रेशन कम होगी तो हमारे जो एंजाइम्स हैं उनकी रेगुलेशन भी इफेक्ट होगी, जो बायोलॉजिकल बफर्स हैं वो भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकेंगे, ठीक है, जो बोन्स हैं उनकी हेल्थ नहीं होगी, जो मसल सेल्स हैं जहाँ पे मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी एंड अदर फॉस्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल्स, वो भी वीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो कि हाइपोफॉस्फेटेमिया के हो सकते हैं। और ये हाइपोफॉस्फेटेमिया एक्चुअली डेवलप किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ 3 रीजंस, जिसमें पहली रीजन है हाइपर पैराथायराइडिज्म, हाई प्रोडक्शन ऑफ पीटीएच। अगर पीटीएच की प्रोडक्शन कम है तो हमने उस केस में कहा था कि हाइपर फॉस्फेटेमिया हो सकता है, और अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इस केस में हम कह रहे हैं कि हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है, यानी जितना ज्यादा पीटीएच बनेगा उतना ज्यादा ये फॉस्फेट को रिलीज करवाएगा, और अगर एक्सेसिव फॉस्फेट रिलीज होना शुरू हो जाता है तो जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है, जरूरी है, वो भी नहीं रहेगा। ऐसे ही है ना, बहुत सारा फॉस्फेट अगर रिलीज हो गया तो जिस फॉस्फेट ने ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर बफरिंग प्रॉपर्टीज शो करनी थी वो भी निकल गया, सो अल्टीमेटली हाइपोफॉस्फेटेमिया डेवलप होगा। दूसरी तरफ आपके पास रीजन है ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज सिंपली। डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए जो हार्मोन हम लोग इनटेक करते हैं, इंसुलिन, मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंसुलिन भी हमारे मिनरल मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है, ठीक है, बिकॉज हमें ये पता है कि इंसुलिन की सिक्रीशन कैल्शियम डिपेंडेंट है। इसी तरह से आपके पास जो फॉस्फेट है, इंसुलिन जैसे ही हम लोग इनटेक करते हैं तो ये इंसुलिन का एक इफेक्ट ये भी होता है कि जो सीरम के अंदर फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं ये उन फॉस्फेट्स को सेल्स के अंदर भेजना शुरू कर देती है, इंटरनलाइजेशन करवाना शुरू कर देती है, ठीक है। सो जितना ज्यादा आप लोगों के पास इंसुलिन का इनटेक करोगे, इंसुलिन की कंसंट्रेशन होगी सीरम में, उतना ज्यादा फॉस्फेट सीरम से कहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा, सेल्स में, और सीरम के अंदर फॉस्फेट की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाती है, कम। समटाइम्स ये कंडीशन टेम्परेरी भी होती है, यानी आपने इंसुलिन इंजेक्ट की, थोड़ी देर के लिए हाइपोफॉस्फेटेमिया डेवलप हुआ और उसके बाद कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाती है, बट अगर इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ एनी ट्यूमरस कंडीशन तो उसकी वजह से भी आपके पास एक तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स तो होंगी, ठीक है। इंसुलिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से हमने देखा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया, लेकिन इसकी वजह से आपके मिनरल मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, बिकॉज इंसुलिन फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को सीरम में क्या करती है, रिड्यूस करती है। ये दोनों बातें याद रखनी है कि इंसुलिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है और फॉस्फेट्स की कंसंट्रेशन भी क्या हो सकती है, कम, इट मींस हाइपोफॉस्फेटेमिया भी हो सकता है।
ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन इज एल्कलोसिस। जस्ट लाइक एसिडोसिस, जिसमें आपने देखा था कि अनबाउंड कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। एल्कलोसिस की कंडीशन में आपकी जो सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उस पर नेगेटिव चार्जेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और ज्यादातर कैल्शियम आपका जो है वो इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है। सो एल्कलोसिस में आपके पास जो फ्री कैल्शियम कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो फॉस्फेट के जो स्टोन्स बनने के चांसेस हैं कंपैरेटिवली वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके। मैग्नीशियम आपके पास जस्ट लाइक फॉस्फेट, जैसे मैंने बताया ना कि ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, बहुत से एंजाइम्स को रेगुलेट करता है, उनकी एक्टिवेशन सुप्रेशन इसको कंट्रोल करता है। इसी तरह से आप लोग जब जो जूनियर सेमेस्टर वाले हैं बायोएनर्जेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज देखेंगे कि आपके जो मेटाबॉलिज्म में मल्टीपल एंजाइम्स हैं वो मैग्नीशियम को एज अ कोफैक्टर यूज करते हैं, यानी उनका जो रिएक्शन है उन एंजाइम्स का वो इन मिनरल्स या कोफैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे आप ग्लाइकोलाइसिस का अगर पहला एंजाइम देखते हो, although there are multiple enzymes जिनके रिएक्शंस मैग्नीशियम पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक एंजाइम की एग्जांपल दे रही हूँ व्हिच इज हेक्सोकाइनेज। ठीक है। सो ये एंजाइम ग्लूकोज जैसे ही सेल के अंदर एंटर होता है उसकी फॉस्फोराइलेशन करवाता है यूजिंग एटीपी मॉलिक्यूल और इसे कन्वर्ट करवाता है इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। ये फॉस्फोराइलेशन या एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को ग्लूकोज पे ट्रांसफर करवाने के लिए इस एंजाइम को मैग्नीशियम की भी जरूरत होती है। ठीक है। ये सिर्फ एक एंजाइम की मैंने एग्जांपल दी है, इसके अलावा आप डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स देखो, आप पीसीआर साइकिल के मल्टीपल एंजाइम्स हैं, इवन आप लोग जो है वो फैटी एसिड पीसीआर के अंदर भी ऐड करते हैं बिकॉज वहां पे जो टैग पॉलीमरेज है उसकी भी ये रिक्वायरमेंट है। सो बायोलॉजिकल सिस्टम में मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दे आर मैग्नीशियम डिपेंडेंट। ठीक है। सो आप इसको यूं कंसीडर कर सकते हैं कि ये बेशक एक मिनरल है, लेकिन जब तक ये अवेलेबल नहीं होगा आपके जो एंजाइम्स हैं वो बायोमोलिक्यूल्स की प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। बेशक आपकी बॉडी में बहुत सा ग्लूकोज है, लेकिन अगर मैग्नीशियम अवेलेबल नहीं है तो मैग्नीशियम की एब्सेंस में उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के प्रोसेसेस स्टार्ट नहीं हो सकते बिकॉज एंजाइम्स कोफैक्टर के बगैर तो काम नहीं कर सकते ना। इसलिए नेचर में अल्लाह ताला ने जितनी भी फूड्स जिनके अंदर हम लोग ग्लूकोज के लिए जिनको इंटेक करते हैं समहाउ उनके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में मैग्नीशियम भी होती है, ताकि अगर हम फ्यूल या ग्लूकोज को इंटेक करते हैं तो साथ में वो कोफैक्टर भी हमारी बॉडी में चला जाए जो कि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म या उससे एनर्जी प्रोड्यूस करवाने वाले एंजाइम्स को रिक्वायर्ड है। यही वजह है कि मैग्नीशियम की जो कंसंट्रेशन है वो कुछ हद तक हम लोग उसको मेंटेन रखते हैं, उसकी एक जो अमाउंट है वो हमारी डाइटरी नीड्स के थ्रू जो है वो पूरी हो रही होती है। अच्छा, अब इस मैग्नीशियम की अगर आप लोग बैलेंस की बात करते हैं तो जस्ट लाइक जैसे हम लोगों ने फॉस्फेट के केस में देखा था कि आपके पास चूंकि मोस्ट ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स जो हमारे सोर्सेज हैं, जो डाइटरी सोर्सेज हैं उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, इसलिए जब भी हम लोग डेली बेस पे सपोज मैग्नीशियम का इंटेक करते हैं तो उसमें से अबाउट 70% तो एक्सक्रीट हो जाता है बिकॉज वो इतनी क्वांटिटी में होता है कि हमारी बॉडी जो है वो इससे अपने स्टोर्स को पूरा रखती है। सो ज्यादातर क्वांटिटी यहाँ से क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी, सिर्फ 30% जो है वो एब्जॉर्ब होगा और उस 30% में से भी आप देख सकते हैं कि बाकी आपकी जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और बोन्स के अंदर ये कंसंट्रेशंस ऑलमोस्ट मेंटेन ही रहती है। स्टिल अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी में कोई है तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है। सो बॉडी के स्टोर्स को मेंटेन करने के लिए डेली हम अपनी डाइट में से अबाउट 30% मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जो बाकी सेलुलर प्रोसेसेस के अंदर फिर यूज होता है। अब इस मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी किस कंडीशंस में डेवलप हो सकती है? अब हमें ये पता है कि हमारे पास मोस्टली ऐसे फूड्स हैं, ऐसे सोर्सेज हैं जिनके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट है और अगर हम किसी वजह से जो वेजिटेबल्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, सीरियल्स हैं, प्लांट बेस्ड फूड्स जो हैं उनका इंटेक कम करते हैं तो तब उसकी डेफिशिएंसी रिपोर्ट होगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा है कि नेचर ने
उन फूड्स को सिलेक्ट किया है। लाइक अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स है ना, तो उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्लांट बेस्ड फूड्स के अंदर मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है। सो अगर आप लोग जो है वो वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में से एक्सक्लूड करना शुरू करते हो तो उसमें फिर आपके पास इस मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी रिपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट सोर्सेज के अंदर मैग्नीशियम की सफिशिएंट कंसंट्रेशन है जो हमारी बॉडी नीड्स को पूरा करती है, और अगर हम अपनी डाइट में इन वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते रहें तो कभी भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है, सो ये फूड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती हैं। और इतनी ज्यादा कोई स्वेयर इफेक्ट मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के रिपोर्टेड भी नहीं है, बिकॉज हम लोग नॉर्मली उन डाइट्स को, उन वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं जो कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। सो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन फॉस्फेट और कैल्शियम के मुकाबले में जो है वो ना तो कम होती है इतनी ज्यादा और ना ही हाई होती है, फ्लक्चुएट करती है, लेकिन हम लोग अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं बड़े इजीली।